सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज की द स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल के हवाले से है। मुल्क में सर्दी और सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से फूट, दरार और मनमानियों में तब्दील हो चुका है। बिलावल भुट्टो के एक इंटरव्यू ने नवाज शरीफ के बयानिए की नफी का सारा कच्चा चट्टा भी खोल कर रख दिया है। आसिफ जरदारी भी इस हवाले से साफ कह चुके हैं कि हम किसी फर्द के नहीं बल्कि पीडीएम के मुत्तफिका फैसलों के पाबंद हैं। यह और बात है कि मौलाना फजलुर रहमान अभी भी लंदन वाले लीगी कायद की नाम लेने वाली बात को गोलमोल अंदाज में सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन मौलाना साहब भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पीडीएम की कश्ती डामाडोल है। इसलिए तो एपीसी के जो 26 नकात थे उनको भुलाकर गुज़श्ता रोज 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी उन्होंने बुला लिया है, जिसमें नए मुत्तफिका मिसाक की बात की जाएगी। दूसरी जानिब सियासी हलकों में बिग 5 की भी गूंज है। आखिर कौन है ये बिग 5? लीगी जराये के मुताबिक नून लीग के अंदर ही 5 बड़े नाम ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के मुल्क मुखालिफ शदीद सख्त बयानिए से नजरें चुराए हुए हैं। इन लीगी बिग 5 में ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर, साद रफीक और अयाज सादिक भी शामिल हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो साफ छुपते भी नहीं हैं और नजर आते भी नहीं हैं। हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत भी सारी तवज्जो अवामी मसाइल हल करने के बजाय ऑपोजिशन को काउंटर करने पर मबजूल किए हुए है। सोने पर सुहागा ये कि जलसों के जवाब में जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन जब अवाम से किए गए वादों की हो, नए मंसूबों की हो, तब्दीली की हो, अवाम की तरक्की की हो, तो इसके जवाब में भी नए वादे और वही पुरानी तसल्लियों के सिवा कुछ हमें सुनाई नहीं देता है। सवाल अब यह है कि क्या यही हकीकी तर्ज हुक्मरानी है? हुकूमत मुल्क से करप्शन के खात्मे की बात करती है, माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान करती है, मगर क्या कोई एक माफिया भी ऐसा है जिसे नकेल डालकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया हो? इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम की जानिब वापस आते हैं। पीडीएम की तहरीक और जवाबन हुकूमती जलसों की बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। और साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफनानुल्लाह ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अफनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और इस दुआ के साथ आपका शुक्रिया कि आपको कोरोना है और उम्मीद और दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहत याब करे। आफ्ताब साहब जो अपोजिशन है उसके जलसों की समझ तो आती है कि वो जलसे कर रहे हैं, हुकूमत वैसे किस चीज के लिए जलसे कर रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआ का कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं बेहतर हूँ और 2-4 दिन में अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन का काम जलसे करना है, बिल्कुल करें और वो ये जमहूरी हक भी है उनका। इसी तरह जो हुक्मरान पार्टी होती है उसके जो मुकामी लोग होते हैं उनका भी हक है कि वो भी अपने लोगों के दरमियान रहें और वो भी जलसे भी करें और जो उनके साथ बैठे हैं उनके मामलात को भी देखें। तो इसमें तो ये सियासी एक अमल का हिस्सा है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन देखना ये है कि उन जलसों से निकल क्या रहा है। उन जलसों से अगर तो मसाइल का कोई हल निकल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जलसे किसी इंतशार का शिकार सबब बन रहे हैं तो वो फिर जलसे नहीं है, वो बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो एक शरारत है। तो अब ये जो आपने पीडीएम की बात की, आपने उनके जलसों में देखा, जब कराची के अंदर बात हुई तो उर्दू के ऊपर अटैक हो गया, और जब बलूचिस्तान में बात हुई तो बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर अटैक हो गया है। अच्छा, इसी तरह बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, जब गुजरांवाला में बात होती है तो इदारों पर अटैक हो जाता है। और मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के मसाइल जो हैं उनके बजाय वो आप अपनी ईमानदारी से बताएं, आप साफ़ी हैं, आप कवर करते हैं, आपके ग्राउंड रूट के ऊपर लोग हैं, आप एक एक चीज़ के ऊपर आपकी गहरी निगाह है। क्या आप समझते हैं कि इन जलसों में कोई ऐसी बात हुई है जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचे? कोई ऐसी बात हुई है कि जिससे आप ये समझते हैं कि जी हुकूमत को कुछ सोचने पर मजबूर किया जाए? बल्कि आप ने कौम को और इदारों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है।
सर ये तो आप पीडीएम के जलसों की बात कर रहे हैं, जो हुकूमती जलसे हो रहे हैं ये किस मकासद के लिए हो रहे हैं, उससे अवाम का क्या फायदा हो रहा है? महंगाई कम हो रही है, माफिया पे काबू पाया जा रहा है, क्या हो रहा है उससे? अच्छा देखिए, फायदा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं जब लोगों के पास जाता हूँ और उनके दरमियान में रहता हूँ, तो ये उसकी इस बात की निशानदेही है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दरमियान हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ, लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सर उसके लिए मसाइल पे तवज्जो देने के लिए आप जलसे करते हैं? मसाइल पे तवज्जो देने के लिए हुकूमत जलसे करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जलसे से मुराद ये होता है कि लोगों के अगर आप ये अगर मेरी परफॉर्मेंस, सर अवाम ने आपको इलेक्ट कर लिया ना सर, आप हुकूमत में अब हैं, अब आपने डिलीवर करना है, अब अवाम से आपने पूछना नहीं है कि क्या हो रहा है, आपने बताना है कि ये हो गया है। जलसे लोगों के साथ राब्ते में रहने का एक जरिया है। जैसे ऑपोजिशन को हक हासिल है, इसी तरह मैं ये समझता हूँ ट्रेजरी बैंक के नुमाइंदों को भी हक हासिल है कि वो भी अपने लोगों के दरमियान में रहें। ठीक है डॉक्टर अफनान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैं जलसों के हवाले से पूछने से पहले जलसों में क्या कुछ बात की जा रही है उस हवाले से बात करना चाहूंगा, नून लीग के बयानिए के हवाले से बात करना चाहूंगा खास तौर पे, बल्कि नून लीग का बयानिया ना कहा जाए इससे बेहतर होगा, जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से बात करना चाहूंगा। हमारे साथ बलोच साहब की मिसाल मौजूद है, जनरल कयूम साहब की मिसाल मौजूद है, लेकिन इसके अलावा मैंने बिग 5 की भी बात की, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, अयाज सादिक हैं, साद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी खबरें हैं, इन पांचों के हवाले से खबरें हैं कि ये भी इस बयानिए से खुश नहीं है। तो क्या समझते हैं आपके ये जो बयानिया नवाज शरीफ का सामने आ रहा है, क्या पार्टी को इससे नुकसान नहीं हो रहा है? जी शुक्रिया। मैं भी दुआ गूँ कि आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बहाल कर सकें। जहाँ तक आपका रह गया सवाल इस बात का कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया और मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुख्तलिफ है, तो मैं ये बात जो है ये तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पार्टी के अंदर लोगों के इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं मौजूद हमारे साथ, लेकिन जब एक दफ़ा फ़ैसला हो जाता है कि हमने पार्टी पॉलिसी जो है वो ये सर्टन फॉलो करनी है, तो उसके बाद तमाम लोग उसी को ही लाइन को ही टो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, देखें बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात थी कि मीम नून में से शीन निकलेगी या जो भी निकलेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पहले तो अव्वल तो इस तरह होगा कुछ नहीं, और अगर कोई हमें छोड़ के गया तो 1999 में 80% पार्टी छोड़ के चली गई थी, तो वो पार्टी फिर भी चल गई थी। ठीक है, उसके बाद काफली में ठीक है। अब सर यहाँ पे अब मैं आपसे फैसलों के हवाले से आपने बात की, ये जो फैसला हुआ था नाम लेने के हवाले से, इदारों की शख्सियात के नाम लेने के हवाले से, क्या ऑन बोर्ड किया गया था? चलें आप उस टायर में नहीं आते, लेकिन जो सबसे ऊपर की टायर है मुस्लिम लीग नून की, जो बड़े रहनुमा हैं, क्या उनसे इस हवाले से डिस्कशन हुई थी? क्या उनको ऑन बोर्ड रख के इस हवाले से बात की गई थी, या सिर्फ ये मियाँ साहब का अपना फैसला था और उनका फैसला सामने आया और अब आपको बादल नाखास्ता भी अगर हुआ तो तब भी आपको मानना तो पड़ेगा ही ना, कायद जो है? देखिए पहली बात तो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, अगर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस मामले की गहराई में जाके और सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि वो एक दिन उठ के कोई बात कह देते हैं, हर चीज़ को पूरी तरह जो है वो नापा और तोला जाता है, उसके बाद वो बात की जाती है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काउंसिल भी लेते हैं जहां उनको जरूरत होती है। इस मामले में काउंसिल ली गई? मेरा सवाल यह था कि इस मामले में पूछा गया बाकी रहनुमाओं से? देखिए काउंसिल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर किसी से लेनी हो, लेकिन वो ज़रूर बड़े बड़े मामलात के ऊपर काउंसिल लेते हैं, मैंने खुद ये होते हुए देखा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, और ये बयानिया बुनियादी तौर पे तमाम लीडरान को बता दिया गया है कि भाई पार्टी पॉलिसी अब यही होगी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दी है, और अगर कोई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकता तो वो अपने रास्ते अलग कर ले। और ये बात, और दूसरी बात ये भी आपको समझनी चाहिए कि देखें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, अगर कायद जो है वो हर एक बात जो है वो पहले पूछ के करेगा तो फिर तो चल गया पार्टी का निज़ाम। वो कायद हैं पार्टी के, उन्होंने अगर फैसला किया है उन्होंने सोच समझ के किया है, हमें इस पे पूरा भरपूर एतमाद है कि उन्होंने सोच समझ के किया, और वो जो फैसला करेंगे हम उसको उस लाइन को हम टो करेंगे। और बात देखें खाली फैसले की भी नहीं है,
आप ये बात भी समझने की कोशिश करें कि क्या 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं किए गए? क्या उसके बाद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को दीवार से नहीं लगाया गया? क्या हमारे पे गलत केसेस बनाए नहीं गए? क्या हमारे लीडरान को ऊपर जाली ड्रग स्मगलिंग के केसेस बनाए गए? और उसके बाद जब हमें दीवार से लगा दिया गया, हमारी हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, उसके बाद आप हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं उनका हम नाम भी ना लें। लेकिन हमने कभी भी फौज का नाम नहीं लिया। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। ट्विटर खामोश भी हुआ बीच में काफ़ी अरसे, मियाँ साहब रहे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद थे, तब भी वो खामोश थे, ये नाम सामने नहीं आए थे। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, आफ्ताब साहब आप भी साथ रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब और डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। आफ्ताब साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा, प्लान क्या है अब आपका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से? एक बातें की जा रही हैं कि जो डिवाइड एंड रूल है उस पर अमल पैरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। क्या इसी तरह की बातें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोग चाह रहे हैं कि वो इलेहदा हो जाए ताकि आपको पीडीएम से निमटना आसान हो? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हम नहीं कुछ चाह रहे, ये खुद जो कुछ चाह रहे हैं ये खुद चाह रहे हैं। अच्छा ये हो नहीं सकता। पहले देखिए एक चीज है, कुछ चीजें समझने की हैं। कुछ अलायंसेस जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते। ये आप मुझे फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं कि अभी जेबी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा, अब वहां पर वो दोनों ये कह रही हैं एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को कि जी आपने हमें जिताना है। वो कोई ये नहीं कह रहा कि यार आप या तो पीटीआई पीपल्स पार्टी को वोट दे देना या नून लीग को वोट दे देना, दोनों को देने का मकसद एक ही है। लेकिन वो वहां कहते हैं नहीं जी आपने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, वो कहता है नहीं जी मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, वोट को इज्जत देनी है, फलाना करना है। तो ये एक अननेचुरल अलायंस है। और जो वहां की दूसरी जो 11 पार्टियां हैं वो कहीं आपको जेबी में नजर नहीं आ रही, वो कहीं आपको आजाद कश्मीर में नजर नहीं आती, वो कहीं आपको कराची में सूबे सिंध के अंदर, पंजाब में किसी और जगह नजर नहीं आती। तो इसलिए ये एक अजीब सा अलायंस है। ठीक सर, आपने अननेचुरल अलायंस की बात की। सर आपका हल्का है NA 252, ठीक है? इसी हल्के पे आपके बराबर खड़े थे MQM के उम्मीदवार। इससे पहले भी MQM के उम्मीदवार ही जीतते रहे, उससे पहले भी इलेक्शन में MQM ही जीती और उससे पहले भी MQM ही जीती रही है। अननेचुरल अलायंस की बात की जाए तो इस वक्त अननेचुरल अलायंस तो MQM का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अननेचुरल अलायंस तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर इसी तरह अननेचुरल अलायंस नहीं हो सकते तो फिर तो आपके तो सबसे बड़ी तो जितनी बातें आप लोगों ने की हैं शायद उतनी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने नहीं की है एक दूसरे के हवाले से। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे अलायंस की आपने बात की है, आप मेरे प्रोग्राम आपके चैनल के अंदर भी और दूसरे चैनल के अंदर भी जो हकीकत पर बात होती है मैं वही करता हूँ। मैं ये पूछने का हक रखता हूँ कि NA 252 के अंदर चाइना कटिंग किसने की, ये कोई और मुझे जरा पूछे, मैं पूछने का ये हक रखता हूँ और मैं पूछता हूँ। मैं ये पूछने का हक रखता हूँ कि वहां पर जमीनों पर कब्जा किसने किया, मैं ये पूछता हूँ कि वहां पे नालों पे कब्जा किसने करवाया, ये मुझे हक हासिल है। देखिए हमारा जो अलायंस ये है कि हम कोलिशन के अंदर हैं क्योंकि हमारे यहाँ का निज़ाम इस किस्म का है जिसकी वजह से अगर आपके पास एक पूरी मेजॉरिटी नहीं है तो आपको छोटी पार्टियों के साथ आप आपस में मिलाना पड़ता है हुकूमत के लिए। और उसके अंदर हमें उतना ही फंड हमें मिल रहा है जितना फंड हम MQM के लोगों को दे रहे हैं। लेकिन हम अपनी जगह पे काम करते हैं, हम अपना पैगाम पहुंचाते हैं। हम ये नहीं कहते, हमने कहीं मेरे किसी प्रोग्राम में या हमारे हरीफ जो है ये कहीं नहीं कहते कि जी कि आप जो है सब कुछ छोड़ दें, आप या तो PTI में चले जाएं या MQM में आ जाएं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और जो उनकी गलतियां हैं वो उनकी निशानदेही कर रहे हैं। जो हमारी गलतियां हैं अगर मैं वो समझते हैं कि यहाँ कहीं गलती है तो उनको पूरा हक है। तो मैं तो खुलकर बात और अगर यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से करे तो वो आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको अपने हवाले से बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अफनान से भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। हम ये कहते हैं कि चोर को चोर बोलें, हम ये कहते हैं कि गलत काम को गलत बोलें, हम ये कहते हैं कि पेट फाड़ने की बात की थी तो उसकी बात को करें, अभी भी करें।
कहें कि हाँ ये इन्होंने इनके पेट फाड़ेंगे। तो सर आप अभी काफ लीग के हवाले से कातिल लीग का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, ये और बात है कि वो आपके साथ अलायंस में इस वक्त मौजूद हैं। कौन सी पार्टी? सर मुस्लिम लीग काफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको यही बार बार एक बात कह रहा हूँ कि लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी तो देखें कि वो खुद कहते हैं कि जी जब प्राइम मिनिस्टर बुलाता है वो नहीं जाते, वो कहते हैं जी हमारा वोट की हद तक ताल्लुक है, हालांकि आजादी है। तो आपको भी वोट चाहिए तो वोट तक ताल्लुक आपको भी चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अफनानुल्लाह साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब तनकीद जो की जा रही है इस वक्त मियां नवाज शरीफ पर, एक ये भी की जा रही है कि वो लंदन से बातें कर रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के बातें करें तब मजा आता है। तो चले लंदन में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने आपके कायद की जो कमी है, वो जो वॉल्यूम पाकिस्तान में क्रिएट हुआ था, उसको पूरा कर दिया है? देखिए मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान आके पहले जेलें काटी हैं। मुझे इजाजत है, मैंने दूसरे चैनल पे जाना है। केसेस बनाए गए और उन गलत केसेस को उन्होंने फेस किया है और वो आज भी फेस कर रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो पार्टी का फेस बन चुकी हैं और आप देखें कि वो अल्लाह के फजल से कितनी क्राउड पुलर हैं। वो अभी उनके आपने जलसे देखे होंगे चलास में, और आज भी वो एक और जगह पे गिलगित के करीब जो है वो जलसा कर रही हैं। तो अल्लाह ताला के मेहरबानी से उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो है वो जो पार्टी के मामलात हैं उनको वो आगे लेके चल रही हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने इलाज के सिलसिले में लंदन गए हैं और वो जो बातें कह रहे हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। वो आके इधर भी बोलेंगे और पहले भी बोलते रहे हैं और उनकी सारी फैमिली इधर है इस वक्त। तो डरने की बात जो है वो और सर ये बात करना भी नहीं चाहिए। हैं पाकिस्तान में जब थे इस तरह का मौकिफ उन्होंने लिया है? देखिए वो पाकिस्तान में ना हो, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हैं, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में हैं, इनके बच्चे पाकिस्तान में हैं। अगर मामला खाली इंसान की अपनी ज़ात का हद तक तो नहीं होता ना। और बात ये है कि जो बात उन्होंने कही है क्या वो गलत बात कही है? सवाल तो मेरिट पे होना, मेरिट पे करना चाहिए ना कि ये बताएं कि ये बात जो है वो गलत है कि सही है। क्या 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन रिग किए गए थे कि नहीं रिग किए गए थे? सवाल हमारा बड़ा सीधा। और मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 25 जुलाई को अगर इंतखाबात रिग्ड किए गए थे तो उसके बाद इतने अरसे तक खामोशी क्यों रही? 2.5 साल बाद एक बार फिर से आपको याद आया कि इंतखाबात रिग्ड थे और अब इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन भी सर किस फॉर्मेट पे होंगे? जो आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी वो तो हुए नहीं है, तो अब अगर दोबारा इलेक्शन भी हो जाते हैं तो वो उसी फॉर्म पर ही होंगे जो कि आप दोबारा कहेंगे कि अगर आप हार जाते हैं तो कहेंगे कि ये रिग्ड थे, और अगर जीत गए तब तो कहेंगे बल्ले बल्ले। देखिए हमने पहले 2 साल ये पूरी कोशिश की कि मामलात को चलाया जा सके। हमें ये वाली बात के ताने दिए गए कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, ये अपोजिशन ऐसी है, ये अपोजिशन वैसी है। अब अगर बोलना शुरू किया है हमने तो वो हमने यही मैं पहले कह रहा था कि हम हर चीज़ सोच समझ के करते हैं। हमने अपने तमाम ऑप्शन एक्सप्लॉइट किए। हम उस हद तक गए कि देखिए मामलात को चलाना चाहिए। हम नहीं समझते कि मुल्क में डिस्टेबिलिटी जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई, जब जो है आटा जो है वो 70-80 रुपये किलो हो गया, चीनी 120 रुपये किलो हो गई, जब आपके क्या कहते हैं शुगर माफिया, आपकी गंदम माफिया, आपकी फार्मास्यूटिकल की माफिया कैबिनेट में बैठ के लोगों को लूटेगी, तो उसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई चारा रह ही नहीं जाता कि हम वो बात करें जो कि आवाम के इंटरेस्ट की है। क्योंकि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। आप ये बात समझें कि ये हो नहीं सकता कि चंद लोगों के मुफादात के लिए आप 22 करोड़ लोगों के मुफादात को कुर्बान कर दें। ये नहीं हो सकता। चंद लोगों की खुशी के लिए, चंद लोगों के ज़ाती मुफादात के लिए आप मुल्क को पूरा का पूरा आपने भेज दिया है। आप चाहते हैं कि मुल्क के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएं जिनको प्राइमरी स्कूल नहीं चलाना आता। आप यकीन करें सर आपका पॉइंट आ गया। सर दिमागी हालात इतने खराब हैं। इसी ऑपोजिशन इत्तेहाद की भी बात कर लेते हैं, किस हद तक मुत्तहिद है ऑपोजिशन। बिलावल भुट्टो का बयान आया, आप सबने सुना, उसके बारे में बीबी मरियम का भी वजाहत आ गई कि उनके बयान में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। एनी हाउ, गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काफ़ी गुस्से में भी थे, और स्टीयरिंग कमेटी अब 13 नवंबर को दोबारा से बैठेगी, इजलास होगा और मुत्तफ़िका मिसाक अब होगा 14 तारीख को। तो मुझे ये बताएं कि जो APC हुई थी उसमें जो 26 नकात सामने आए थे वो क्या थे? देखिए जो हम पहले बात समझने की है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अलायंस है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना वोटर बैंक है, अपना लाए अमल है, लेकिन एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के लिए, मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए और मुल्क में
अवामी नुमाइंदों के जो 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 वोट का जो हक मारा गया है उसको वापस लेने के लिए ये एक अलायंस बिल्ड किया गया है। अब वो जो एजेंडा है हमारा उस अलायंस का, हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि पीपल पार्टी और PMLN एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात कहे, एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर मामला चला, या कोई और पार्टी भी हो। हाँ। उनका अपना मंशूर है, अपना उनका लाए अमल है, वो अपने हिसाब किताब से चलते हैं, हमें कोई इसमें मसला नहीं है। और अगर कहीं पे कोई फ्रिक्शन है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर है, तो वो अभी जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखें वोट को इज्जत दो का जो हमारा नज़रिया है इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क नहीं चल सकता आगे। इस मुल्क को 74 साल आप यकीन करें अफगानिस्तान के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया गया है। आज अफगानिस्तान की करेंसी की ज्यादा वैल्यू है पाकिस्तान की कम है। सर आपने बहुत से इल्जाम लगा दिए आफ्ताब जहांगीर साहब से। ठीक है, अच्छा आफ्ताब साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा राव जो अफनान, डॉक्टर अफनान, डॉक्टर साहब मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया, उसके बाद 13 नवंबर की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ऐसे लगता नहीं है कि जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद नहीं रही है। थोड़ी सी स्पेस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाती है, इवन गिलगित बल्तिस्तान में ही मिल जाती है, तो उसके बाद मामलात कुछ और होंगे और ये हमें जो PDM है वो PDM की इस वक्त जो पोजीशन है वैसे नजर नहीं आएगी। देखिए जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है 15 नवंबर को, वो पीपल पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से लड़ रही है, हम कोई PDM के प्लेटफॉर्म से तो वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे। तो उधर तो हमारे इख्तलाफात अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, उनका अपना, मैंने जैसे पहले कहा, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी हिस्ट्री है। हम अपने सामने डेवलपमेंट के काम बेतहाशा किए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये मालूम है, हमने दयामिर बादशाह के 100 अरब रुपए की ज़मीन के पैसे लोगों को दिए हैं और हमने बेतहाशा प्रोजेक्ट किए। हमारे वहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं जिन्होंने बहुत आवाम की खिदमत की है। तो हमें पूरा यकीन है कि अगर कोई शरारत नहीं की गई, अगर कोई ऑन प्री पोल रिगिंग तो हो रही है, ऑन द डे पोल रिगिंग जैसे कि RTS सिस्टम बिठा के अगर पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे नहीं किए गए, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ पे जीत जाएगी और इंशाल्लाह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जहाँ तक बात रह गई इसकी PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फ्रिक्शन है, देखें ये इसी तरह ही चलती है। आप अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD थी, आप उसके ऊपर देखेंगे कि बहुत दफ़ा ऐसे मामला हुए थे कि अलाइनमेंट नहीं थी पीपल पार्टी की और PMLN की। इसी तरह जो है वो APDM के मामले में भी बहुत सारे थे, शुरू में लग रहा था कि एक जगह अलाइन है लेकिन बाद में फ्रिक्शंस थी। तो ये फ्रिक्शन जो है वो इसलिए चलती है कि हम एक पार्टी नहीं है, हम एक अलायंस है, उसके अंदर हमारा और ये अलायंस किसी वक्त भी टूट सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह, आपने वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी अब कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। जहां पर एक जानिब केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहां पर इंतखाबी मुहिम भी जारी और सारी है, लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है वहां पर, और किसी किस्म के कोई SOPs का वहां पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहम्मद सफदर, वो भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा दुआ तो उनके लिए यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से एहतियात करे, लेकिन जहाँ तक SOPs के ख्याल रखने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ना सिर्फ पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए कि SOPs का ख्याल रखा जाए, बल्कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको भी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कोशिश करनी चाहिए कि वो SOPs का ख्याल ज़रूर रखें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तानी शहरों की तो वहाँ पर भी जो हालत है कोरोना की वो तशवीशनाक हद तक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कराची की बात की जाए तो इस मुहलिक वबा की वजह से जो मुस्बत जो केसेस हैं उनकी शरह
1-2% तक जा पहुंची है। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत जो NCOC का इजलास हुआ उसमें इस हवाले से आगाह भी किया गया। इस हवाले से लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर सईद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कोरोना वैक्सीन के हवाले से। कोरोना केसेस दुनिया में भी उसमें इजाफा हो रहा है, दूसरी लहर आ चुकी है, पाकिस्तान में भी दूसरी लहर की आमद है। वैक्सीन कहां तक पहुंची है, इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है और कब तक हम उम्मीद रखें कि इसके हवाले से वैक्सीन दुनिया में दस्तयाब होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें अहम मौजू पे मौजू किया। वैक्सीन अभी करंटली अवेलेबल है और वो ट्रायल बेसिस में है, रिसर्च उस पर हो चुकी है और वो मार्केट में आम लोगों के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर उसमें ट्रायल चल रहा है। तो 3 ग्रुप्स जो है ना उनको असाइन में भी चल रहे हैं, मतलब उसको देखा जा रहा है कि इसका कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है। ट्रायल पीरियड डॉक्टर सईद साहब कितना होता है यूजुअली? ट्रायल के बाद जो एक्चुअल मेडिसिन आने में कितना वक्त लगता है? ये इसके रिजल्ट पे मुनस्सिर है कि ये हजारों की तादाद में चेक होना है ना, मतलब हजारों लोगों की तादाद में चेक होगा तो उनका रिजल्ट पता चलेगा कि भाई उनमें किसी को खुदा न खास्ता कोई रिएक्शन तो नहीं है, उनमें मुदाफियत जनरेट हुई है नहीं हुई। तो ये इसमें काफी टाइम लगेगा, मतलब काफी महीने इसमें लगेंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि खुदा न खास्ता किसी को इससे कोई और बीमारी तो नहीं हुई या कोई नुकसान तो किसी को नहीं हुआ और वो है और इफेक्टिव दोनों चीजें का पता चलेगा, तब फिर आम आदमी के लिए इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी। अच्छा डॉक्टर सईद साहब, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा WHO के किरदार के हवाले से। इस हवाले से WHO की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं और दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि रिसर्च में अपना इनपुट दे रहे हैं और एक्चुअल में पैसा भी लगा रहे हैं? हाँ, इसमें WHO का किरदार इसलिए अहम है कि ये यूनिवर्सल उसका इफेक्ट है, क्योंकि तमाम मुल्कों में WHO जो है ना वो एक कॉमन बॉन्डिंग है। हर एक मुल्क की अपनी अपनी सेहत का इदारा भी है, लेकिन तमाम मुल्कों को WHO फिर कनेक्ट करता है कि हर जगह पे WHO मौजूद है तो आपस में कोलैबोरेट और इंटरेक्शन करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, एडवाइजरी जारी करता है। तो उसका बहुत अहम रोल है। और पैसे तो काफी मुल्क इसमें लगा रहे हैं। चाइना ने सबसे पहल की, चाइना की में अभी वैक्सीन बन चुकी है और जिससे बाकी लोग भी इस्तेफादा कर रहे हैं और अपने अपने रीजन में उसको ट्राई कर रहे हैं और हर मुल्क अपने ठीक है जो कोशिशें की जा रही हैं इस हवाले से। अब इस वायरस के बाद एक चीज़ की ज़रूरत तो ये भी है कि हम हेल्थ सेक्टर पर फोकस करें, ना सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि जिम्मेदारी बनती है तरक्की याफ्ता ममालिक की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।